अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 अक्टूबर को गज़ा से 5 किलोमीटर दूर इसराइल में यहूदियों का मजहबी त्यौहार हो रहा होता है कि गज़ा में मौजूद हमास ग्रुप की जानब से 5000 रॉकेट फायर किए जाते हैं, जिसके सामने इसराइल का आयरन डोम नामी डिफेंस सिस्टम नाकाम नज़र आता है। इसराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि रॉकेट को हवा में तबाह करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट आने की वजह से ये डिफेंस सिस्टम फेल नज़र आता है। और इसके साथ ही हमास ने ये काम इतनी चालाकी से किया कि इसराइल की माने जाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी को काने कौन खबर नहीं होने दी और इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। लेकिन इसके बाद इसराइल की जानब से भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया जाता है। ये हमास ग्रुप कौन है, कैसे वजूद में आया, गज़ा क्या है, फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। फ़लस्तीन की इस कहानी को जानने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा कोई नया तनाज़ा नहीं है, यह हज़ारों साल पुराना तनाज़ा है। इस तनाज़े की असल वजह जेरूसलम है, जो कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की एक मुक़द्दस जगह मानी जाती है। बैतुल मक़सद भी जेरूसलम में मौजूद है। फ़लस्तीन और इसराइल की कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा नक्शे को समझते हैं। ये जो इसराइल के एक तरफ हिस्सा है, ये गज़ा स्ट्रिप कहलाता है, जो कि एक अपना लंबा बार्डर इसराइल और मिस्र के साथ शेयर करता है। इसके बाद ये वेस्ट बैंक वाला हिस्सा फ़लस्तीन कहलाता है। बेसिकली गज़ा भी फ़लस्तीन का हिस्सा ही है, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा है, ये इसराइल का हिस्सा है। इसराइल अपना बार्डर उर्दगन, मिस्र, शाम और इराक़ के साथ शेयर करता है और एक बड़ा हिस्सा बार्डर का फ़लस्तीन के साथ शेयर करता है। चले अभी बात समझने में आसानी होगी कि इसराइल वाला हिस्सा कौन सा है और गज़ा का हिस्सा कौन सा है और फ़लस्तीन का हिस्सा कौन सा है और इनके साथ कौन कौन से बार्डर शेयर हो रहे हैं। जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि जेरूसलम मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए एक मुक़द्दस जगह मानी जाती है और इस खित्ते का कंट्रोल उसी के पास रहा है जिसके हाथ में ताकत थी। कभी मुसलमान इस हिस्से पे कंट्रोल कर लेते थे और कभी ईसाई इस हिस्से पे कंट्रोल कर लेते थे। जेरूसलम पर कंट्रोल बारो बारी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जारी रहता है, लेकिन 1517 से लेकर 1917 तक मुसलसल ऑटोमन एम्पायर इस खित्ते पर 400 साल हुकूमत करता है। ऑटोमन एम्पायर सिर्फ जेरूसलम में नहीं बल्कि इसके साथ बाकी अरब ममालिक पर भी हुकूमत करता रहा है। लेकिन तख्त की आपसी लड़ाई सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर कर देती है और इसका रिएक्शन 1909 में सबसे पहले देखने को मिलता है कि कुछ अंदरूनी ग्रोह मिलकर सुल्तान अब्दुल हमीद दोम को तख्त से हटाते हैं और इस तहरीक में यहूदियों ने भी भरपूर साथ दिया था। इसके चंद साल बाद 1914 में जंग अज़ीम अव्वल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बरतानिया और जर्मनी आमने सामने होते हैं। इस जंग में बरतानिया को USSR, फ्रांस और कुछ यहूदी ग्रुप सपोर्ट करते हैं, लेकिन सल्तनत उस्मानिया जर्मनी को सपोर्ट करती है। ये जंग 5 साल जारी रहती है, जिसके बाद ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी को शिकस्त होती है और बरतानिया उसके हमायती ममालिकों को फतह हासिल होती है। और इसी जंग के बीच बहुत सारे यहूदी फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करते हैं और यहूदियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और इसी बीच 1917 को सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होता है और जेरूसलम इसके साथ बाकी इलाकों पर भी बरतानिया राज करने लगता है। बरतानिया फ़लस्तीन को कंट्रोल हासिल करने के बाद यहूदियों को एक फेवर देता है, क्योंकि बहुत सारे यहूदियों ने जंग में बरतानिया को फेवर कर दिया था, तो बरतानिया की तरफ से इसको रिवार्ड भी दिया जाना था। और बरतानी हुकूमत एक ऐलान करती है कि बरतानिया जेरूसलम को यहूदियों का मरकज़ देखना चाहता है और उसके बाद यहूदी बड़ी तादाद में जेरूसलम हिजरत करने लगते हैं और इस डिक्लेरेशन को बेलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। बेलफोर डिक्लेरेशन के ऊपर अमल करते हुए 1922 से लेकर 1935 तक इन 13 सालों में यहूदियों की तादाद 10% से बढ़कर 27% हो जाती है और कुछ ही सालों में ये तादाद 33% तक पहुँच जाती है, जो कि अरबों के लिए एक बहुत बड़ा हैरानकुन बात थी। लेकिन फ़लस्तीन पर बरतानिया की हुकूमत होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए और यहूदियों की ये तादाद तेज़ी से बढ़ती गई और कुछ ही सालों में फ़लस्तीन में यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद देखने को मिली। लेकिन इसी के साथ ही 1939 में जंग अज़ीम दोम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 6 साल के बाद 1945 में ये जंग खत्म होती है, जिसके बाद बरतानिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है और बरतानिया खुद ही फ़लस्तीनी स्टेट को आज़ाद छोड़कर वापस चला जाता है और उसके बाद जेरूसलम का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के पास चला जाता है और इस चीज़ को अक़वाम मुत्तहिदा देख रही होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से करारदाद पेश की जाती है। इस करारदाद के मुताबिक फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा अरबों के पास चला जाएगा और दूसरा हिस्सा यहूदियों के पास चला जाएगा और जेरूसलम के खित्ते पर बैनुल कौमी हुकूमत कायम होगी, क्योंकि ये मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए मुक़द्दस जगह है और तीनों मज़हबों को बराबर हकूक़ दिए जाएंगे और इस कौमी हुकूमत की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा खुद कर रही होगी। यहूदी इस करारदाद को तस्लीम करते हैं और 14 मई 1948 को इसराइल का ऐलान कर देते हैं और सबसे पहले इसराइल को अमेरिका तस्लीम करता है। जिस दिन इसराइल का ऐलान किया जाता है उसी दिन ही अमेरिका की तरफ से इसराइल को तस्लीम किया जाता है, लेकिन अरब ममालिक इस करारदाद की मुखालफत करते हैं और जिसके बाद एक नया तनाज़ा शुरू हो जाता है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। और इसके बाद अरब ममालिकों की इसराइल के साथ कशीदगी बढ़ती जाती है और ये बढ़ती कशीदगी जनवरी 1949 में एक जंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसमें अरब ममालिक फ़लस्तीन, शाम, मिस्र और लबनान, उर्दगन की सरबराही में जंग लड़ते हैं और ये जंग 6 महीने जारी रहने के बाद जुलाई 1949 में ख़त्म होती है और इन तमाम अरब ममालिकों को शिकस्त होती है और इसराइल इस जंग में बहुत कामयाबी के बाद जीतता है। और इस जंग में इसराइल को 2 बड़े फ़ायदे होते हैं।
क्योंकि इसराइल एक नया मुल्क होने के बावजूद भी इन तमाम अरब ममालिक के साथ लड़ा और इसने जीत हासिल कर ली, जिसके बाद इसराइल एक बड़ी जंगी पावर बनकर सामने आता है। और दूसरा फ़ायदा इसराइल को ये होता है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो दिए जाने वाला हिस्सा था, इसराइल उससे कई ज़्यादा हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लेता है फ़लस्तीन का। वक्त गुजरने के साथ साथ मिस्र गज़ा वाला हिस्सा कंट्रोल कर लेता है और उसकी दूसरी जानब जॉर्डन वेस्ट बैंक वाले हिस्से को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन 1956 में इसराइल फ्रांस और ब्रिटानिया के साथ मिलकर मिस्र के खिलाफ जंग प्लान करता है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये थी, मिस्र के उस वक्त के मशहूर लीडर जमाल अब्दुल नासर सीज़ कनाल को नेशनलाइज कर देते हैं। मतलब सीज़ कनाल की निगरानी अब मिस्री हुकूमत करेगी। इससे पहले बरतानिया और फ्रांस की कंपनी मिलकर इसको चलाती थी। स्वीज़ कनाल क्या है? स्वीज़ कनाल वो समुद्री रास्ता है जो कि एशिया और यूरोप को आपस में मिलाता है, और इसी समुद्री रास्ते एशिया और यूरोप आपस में ट्रेड करते हैं, और ये समुद्री रास्ता मिस्र के बीचों बीच गुजरता है। इसी वजह से फ्रांस, बरतानिया और इसराइल तीनों ममालिक मिलकर मिस्र के ऊपर हमला कर देते हैं और स्वीज़ कनाल से मिस्र के कई हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ ही सोवियत यूनियन बरतानिया को वार्निंग देती है कि अगर उसने अपनी फ़ौजें मिस्र से नहीं निकाली तो वो मगरबी यूरोप पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे। बरतानिया पर यह दबाव आने के बाद बरतानिया और इसके इत्तेहादी ममालिक अपनी फ़ौजों मिस्र से निकाल लेते हैं। लेकिन इसके साथ 1960 के बाद मामलात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं और 1966 को मिस्र इसराइल के लिए सीज़ कनाल बंद कर देता है। इसके बाद इसराइल शाम, मिस्र और उर्दगन पर एक साथ ही हमला कर देता है और सिर्फ 6 दिन के अंदर वेस्ट बैंक, गज़ा और गोलन हाइट्स समेत शाम के कई हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। और ये काम सिर्फ 6 दिन के अंदर होता है। अरब ममालिकों के लिए एक बहुत बड़ा धचका होता है। इसके बाद अक्टूबर 1973 में अरबों की इसराइल के साथ एक और लड़ाई होती है, जिसको मिस्र और शाम अपने इलाके इसराइल से वापस लेने के लिए प्लान करता है, और ये जंग 6 अक्टूबर 1973 में शुरू होती है। इसराइल इस जंग को यौम कबूर के नाम से याद रखता है और अरब इस जंग को 6 अक्टूबर के नाम से याद रखते हैं। और ये जंग 6 अक्टूबर को शुरू होती है और 3 हफ्ते जारी रहती है, जिसमें इसराइल को अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल होती है। लेकिन अरब ममालिक एक प्लान करते हैं। अरब ममालिक अमेरिका का तेल बंद कर देते हैं, जिसके नतीजे में अमेरिका में तेल कम होने लगता है और कीमतें बढ़ने लगती है। अमेरिका में एक माशी बहरान पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद अमेरिका इस जंग में सालसी बनता है और मिस्र और इसराइल की जंग बंदी का ऐलान करता है। ये जंग तो खत्म हो जाती है, लेकिन फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े खत्म नहीं होते। 1948 से लेकर 1990 तक अरबों और इसराइल के दरमियान बहुत सारी जंगें होती रहीं, लेकिन अरब फिर भी कोई नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन इन्हीं तनाज़ों में 1987 से 1993 के बीच एक तहरीक जन्म लेती है, जिसको हमास के नाम से जाना जाता है। हमास तहरीक का मकसद होता है कि इसराइल का खात्मा करना और फ़लस्तीन को आज़ाद करना। लेकिन हमास तहरीक बीचों बीच काम करती रहती है और 2005 में इसराइल गज़ा से मुकम्मल तौर पर निकल जाता है और 2006 में इलेक्शन होते हैं और हमास को कामयाबी मिलती है। लेकिन अमेरिका हमास को मानने से इनकार कर देता है और एक दहशतगर्द जमात करार देता है। लेकिन साथ साथ हमास और फ़लस्तीनी फतेह ग्रुप के दरमियान भी खाना जंगी रहती है। लेकिन हमास 2007 में मुकम्मल तौर पर गज़ा पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। इसके बाद 2008 में इसराइल की तरफ से हवाई हमले किए जाते हैं, जिसके नतीजे में 1400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद होते हैं। लेकिन बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद 2012 में इसराइल गज़ा पर हमला करता है, जिसमें हमास के आर्मी चीफ समेत कई फ़लस्तीनी शहीद होते हैं। इसके बाद 2014 में इसराइल की तरफ से फिर फ़िज़ाई हमले किए जाते हैं और ये जंग 7 हफ्ते जारी रहती है, जिसमें 2100 के करीब फ़लस्तीनी शहीद होते हैं और 73 इसराइली मारे जाते हैं। इसके बाद 2018 में इसराइल मिलिट्री की जानिब से गज़ा की सरहद पर फायरिंग की जाती है, जिसमें 170 के करीब फ़लस्तीनी शहीद होते हैं। इसके बाद फ़लस्तीन 2021 में बैतुल मक़सद पर कब्ज़ा कर लेता है, जिसकी वजह से हमास गज़ा से इसराइल पर रॉकेट फायर करता है और ये जंग भी 11 दिन जारी रहती है, जिसमें 250 के करीब फ़लस्तीनी शहीद होते हैं और 13 इसराइली मारे जाते हैं। इसी तरह फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2022 में एक और हमला होता है। इसी तरह 7 अक्टूबर 2023 में एक और जंग शुरू होती है हमास और इसराइल के दरमियान। इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा कोई नया तनाज़ा नहीं है, ये तनाज़ा कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अमेरिका इसराइल की हमेशा मदद करता रहा है और अक्टूबर 2023 में होने वाली जंग में भी अमेरिका इसराइल की फुल सपोर्ट कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस वीडियो के मतलब अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।